हेलो। एक बार फिर एजुकेशन नॉलेज में आपका स्वागत है। आज हम आपके लिए कक्षा नवीं के विद्यार्थियों के लिए 2022 के जो प्रश्न पत्र आया हुआ था आपका एमपी बोर्ड का, उसका हम आपके लिए प्रश्न क्रमांक 6 से आगे के प्रश्नों का सॉल्यूशन लेकर आए। तो आप देख सकते हैं सामाजिक विज्ञान कक्षा 9 और आप देखेंगे एमपी बोर्ड पेपर 2022 सोशल साइंस कक्षा 9 यानी सामाजिक विज्ञान कक्षा 9। इसमें हम आपके लिए बहुत ही सरल भाषा में हमने प्रश्न बनाए, तो इसको हम आज इस वीडियो के माध्यम से आपको बहुत ही सरलता से बताने वाले हैं। तो वीडियो आपको पूरी देखना है। ये आपके प्रश्न परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है और इसमें मैंने सरल भाषा में प्रश्नों का सॉल्यूशन करने का प्रयास किया है। तो आइए शुरू करते हैं। तो आप देखेंगे इसमें आपका जो 6 नंबर से मैंने यहाँ से स्टार्ट किया है, तो आप देखेंगे इसमें छः से लेकर आपके 23 नंबर तक आपके प्रश्न होंगे इसमें। तो इसमें आपके दो दो प्रश्न आएंगे, एक अथवा वाला एक ऊपर वाला। तो आपको सही से कौन सा अच्छा याद है उसी को आपको पेपर में लिखना है। तो आप देख सकते हैं आज हम दोनों प्रश्नों को हल करने वाले हैं। तो इसमें देखिए पहला क्वेश्चन है 6 नंबर का, बेरोजगारी क्या है। तो बेरोजगारी किसे कहते हैं, कैसे भी आ सकता है, बेरोजगारी से क्या आशय है। तो इसके उत्तर देखिए, जब कोई व्यक्ति प्रचलित मजदूरी की दर पर काम करने के लिए इच्छुक है लेकिन उसे रोजगार नहीं मिल सके, यानी कोई व्यक्ति वहाँ पर जो मजदूरी चल रही है उस दर पर काम करने के लिए तैयार है लेकिन उसको काम नहीं मिल रहा, ठीक है। तो उसको क्या कहते हैं, बेरोजगारी कहते हैं। तो इसका दोबारा देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जब कोई व्यक्ति प्रचलित मजदूरी की दर पर काम करने के लिए इच्छुक है यानी तैयार है लेकिन उसे रोजगार नहीं मिले तो उसको क्या कहते हैं, हम बेरोजगारी कहते हैं। इसके बाद में आप देखेंगे इसमें अथवा भावी प्रश्न क्रमांक 6 का अथवा दिया है। तो इनमें से कोई दो प्रश्नों में से कोई एक प्रश्न आपको परीक्षा में लिखना है। तो इसमें देखिए दूसरा प्रश्न है, मानव पूंजी निर्माण क्या है, ठीक है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसका आंसर देखिए, जब मानव क्या है, हम स्वयं मानव है। जब मानव संसाधन को शिक्षा तथा स्वास्थ्य द्वारा और अधिक विकसित किया जाता है, विकसित माने क्या होता है, बनाना, किया जाता है, तब इसे मानव पूंजी निर्माण कहते हैं। यानी मानव पर क्या लगाते हैं, पैसा लगाते हैं, ठीक है। उसको अच्छी शिक्षा दिलवाएंगे और उसका स्वास्थ्य बेहतर करेंगे। तो ये इसमें बताया गया है। मानव क्या है, मनुष्य, ठीक है। तो इसमें देखिए, जब मानव संसाधन को शिक्षा तथा स्वास्थ्य द्वारा और अधिक विकसित किया जाता है तब इसे मानव पूंजी निर्माण कहते हैं। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इनमें से कोई एक प्रश्न आपको परीक्षा में करना है, लेकिन अभी हम दोनों प्रश्नों का सॉल्यूशन आपके लिए लेकर आए। अब नेक्स्ट चलते हैं आगे। इसमें देखिए अगला प्रश्न है आपका, जनगणना से क्या तात्पर्य है, ठीक है, या जनगणना किसे कहते हैं, जनगणना से क्या आशय, कैसे भी प्रश्न आ सकता है। तो इसका आंसर देखिए, एक निश्चित समय अंतराल यानी निश्चित समय अंतराल में जनसंख्या की आधिकारिक गणना माने क्या होता है, गिनती करना, जनगणना कहलाती है। एक निश्चित अवधि के अंतर से आप देख सकते हैं, एक निश्चित समय अंतराल में जनसंख्या की आधिकारिक गणना जनगणना कहलाती है, ठीक है। तो इसमें देखेंगे आप, भारत में सबसे पहले 1872 में जनगणना की गई थी। किस सन में, 1872 में। यानी कि भारत में सबसे पहले जनगणना कब हुई थी, 1872 में। हालांकि आप देखेंगे, 1881 में पहली बार एक संपूर्ण भारत में जनगणना की जा सकी। यानी आप देखेंगे 1872 में ये पूरे भारत में जनगणना नहीं हुई थी, कुछ स्थानों पर जनगणना हुई थी, लेकिन 1821 में संपूर्ण भारत में जनगणना की जा सकी। तो आप देखेंगे सबसे पहले बात आती है, सबसे पहले जनगणना कब हुई थी, 1872 में।
लेकिन संपूर्ण भारत में जनगणना कब हुई थी, तो आप कहेंगे 1881। ठीक है। और हमारे देश में जनगणना 10 वर्ष के अंतराल से होती है। तो इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें भी आप देखेंगे अगला प्रश्न है आपका, इसमें से कोई एक क्वेश्चन आपको परीक्षा में करना है। प्रश्न है अगला 7 का, अथवा उत्तरी मैदानी क्षेत्रों में जनसंख्या घनत्व अधिक क्यों है। यानी उत्तरी मैदानी क्षेत्रों में जनसंख्या घनत्व अधिक क्यों है। जनसंख्या घनत्व क्या होता है, घनी आबादी। ठीक है। इसका आंसर देखिए, उत्तरी मैदानी भाग एवं दक्षिण में, आप दक्षिण में केरल का, यानी कि उत्तरी मैदानी भाग एवं दक्षिण में केरल का जनसंख्या घनत्व बहुत अधिक है। क्योंकि वहाँ पर देखिए, यहाँ पर समतल मैदान है, उपजाऊ मिट्टी है, और यहाँ पर पर्याप्त वर्षा होती है। ठीक है। तो इसका यह जनसंख्या घनत्व क्यों अधिक है यहाँ का, उत्तरी मैदान और केरल का। देखिए, उत्तरी मैदानी भाग एवं दक्षिण में केरल का जनसंख्या घनत्व बहुत अधिक है, क्योंकि यहाँ पर क्या है, समतल मैदान है और उपजाऊ मिट्टी है, और यहाँ पर पर्याप्त वर्षा होती है। ठीक है। इसलिए वहाँ पर जनसंख्या घनत्व अधिक है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसके बाद में देखिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अगला प्रश्न है 8 नंबर, भारत के 2 औषधि पौधों के नाम, उनके गुण लिखिए। यानी कि भारत के 2 कोई औषधि पौधे के नाम लिखना है। औषधि माने क्या होता है, दवाइयाँ, जिससे हम दवाई के रूप में इस्तेमाल करते हैं। तो इसका आंसर देखिए, भारत के 2 औषधि पौधों के नाम एवं उनके एक एक गुण लिखना है। ठीक है। तो इसमें देखिए नीम आप सभी परिचित होंगे नीम से। नीम क्या करता है, जैव व जीवाणु प्रतिरोधक के रूप में नीम का प्रयोग किया जाता है, और नीम की दातुन के रूप में भी हम प्रयोग करते हैं। तो नीम क्या होता है, जैव व जीवाणु प्रतिरोधक होता है। दूसरा है सर्पगंधा क्या काम करता है, यह रक्तचाप के निदान के लिए प्रयोग होता है। यानी सर्पगंधा का किसके लिए, रक्तचाप निदान, यानी ब्लड प्रेशर, बीपी, रक्तचाप के निदान के लिए प्रयोग होता है। तीसरा है अर्जुन आप देखेंगे, ताजे पत्तों का निकाला हुआ रस कान के दर्द के इलाज में सहायता करता है। यानी एक अर्जुन का क्या करते हैं, ताजे पत्तों का रस निकालकर, यानी कान दर्द कर रहा है उसके इलाज के लिए प्रयोग में आता है। अगला है तुलसी आप सभी परिचित होंगे, आपके घर घर तुलसी लगी रहती है। तो इसमें देखिए क्या काम, औषधि गुण क्या है इसका, दवाई के रूप में इस्तेमाल करते हैं। जुकाम और खांसी की दवा में इसका प्रयोग किया जाता है। यानी हल्की फुल्की खांसी जुकाम हो जाता है तो उसका क्या करते हैं हम, तुलसी का काढ़ा बना के और कभी कभी चाय में डाल के इसको हम पीते हैं, तो हमारी जुकाम खांसी हल्की फुल्की इससे चली जाती है। तो इसमें देखिए 4 इसमें औषधि पौधे हैं, इनमें से 100% आपका परीक्षा में निश्चित आना ही आना है। ठीक है। इसका नीम जैव व जीवाणु प्रतिरोधक के रूप में, सर्पगंधा रक्तचाप निदान के लिए प्रयोग किया जाता है, यानी बीपी ब्लड प्रेशर। अर्जुन ताजे पत्तों का निकला हुआ रस कान के दर्द के लिए इलाज में काम आता है। तुलसी जुकाम खांसी की दवा में इसका प्रयोग किया जाता है। अब इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इसका अथवा वाला। अब देखिए इसमें क्या है, अगला प्रश्न है आपका 8 नंबर का अथवा। तो इनमें से दो में से कोई एक प्रश्न करना है आपको परीक्षा में। वनों से होने वाले वनों के 2 महत्व या लाभ लिखिए। महत्व या लाभ एक ही बात होती है, यानी वनों से हमें कौन कौन से लाभ प्राप्त होते हैं या वनों का क्या महत्व है हमारे दैनिक जीवन में। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। वनों से प्रत्यक्ष लाभ अप्रत्यक्ष लाभ कैसे भी आ सकता है क्वेश्चन। वनों का महत्व लिखिए, वनों से क्या क्या लाभ होते हैं। तो उत्तर देखिए, वनों के 2 महत्व निम्न है, या वनों से 2 महत्व लिखना है, लेकिन मैंने तो बहुत सारे लिख दिए हैं इसमें। देखिए वनों से हमें कई तरह के उत्पाद मिलते हैं। उत्पाद माने बहुत सारी चीज़ों का वनों से हम मिलते हैं, जैसे लकड़ी, कागज़, दवाइयाँ, रेशम, मोम, लाख, गोंद, रबड़ आदि। ये सभी हमें कहाँ से प्राप्त होते हैं, वनों से प्राप्त होते हैं। दूसरा अगला देखिए, वन ऑक्सीजन प्रदान करते हैं। वनों से हमें क्या मिलता है, ऑक्सीजन मिलता है। ठीक है, जिससे हम सांस लेते हैं।
अगला है वन जलवायु को सम रखते हैं, ठीक है, जलवायु को क्या रखते हैं, वन सम रखते हैं। अगला है वनों से हमें औषधियाँ प्राप्त होती हैं, यानी वनों से हमें कई प्रकार की औषधियाँ या जड़ी बूटियाँ प्राप्त होती हैं, ठीक है। तो इसमें देखिए वनों से होने वाले लाभ या महत्व तो कोई भी इसमें से प्रश्न पूछा जा सकता है। तो वनों से हमें लकड़ी, कागज़, दवाइयाँ, रेशम, मोम, लाख, गोंद, रबड़ इत्यादि मिलते हैं। वन ऑक्सीजन प्रदान करते हैं, वन जलवायु को सम बनाए रखते हैं, वनों से हमें औषधियाँ प्राप्त होती हैं। इसके बाद में नेक्स्ट है, इसमें अगला भी है इसमें, और वन जीव जंतुओं के लिए आवास स्थल है, यानी बहुत सारे जीव जंतु हमारे जंगलों में रहते हैं, तो उनके क्या आवास माने घर होते हैं, ठीक है। वन मृदा संरक्षण का आधार है, यानी वन मृदा संरक्षण के लिए भी आधार होता है। अगला है वन पर्यावरण को प्रदूषण से बचाते हैं, यानी वन क्या करते हैं, पर्यावरण को प्रदूषण से बचाते हैं। तो ये बहुत वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं अगला प्रश्न देखिए, इसमें सभी क्वेश्चन अच्छे हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, नमामि गंगे परियोजना के 2 उद्देश्य लिखिए, ठीक है, यानी जो गंगा नदी है हमारी, तो इसके बारे में इस पर क्वेश्चन में बताया गया है। नमामि गंगे परियोजना, ठीक है, उत्तर देखिए, नमामि गंगे परियोजना एक एकीकृत संरक्षण मिशन है। संरक्षण माने क्या होता है, बचाना, ठीक है। इसमें राष्ट्रीय नदी गंगा से संबंधित 2 उद्देश्यों, यानी 2 उद्देश्य लिए गए हैं। राष्ट्रीय नदी गंगा, जो हमारी गंगा नदी है वो राष्ट्रीय नदी है, उसको हम 2 उद्देश्य क्या है हमारे, प्रदूषण के प्रभाव को कम करना पहला उद्देश्य है, यानी गंगा नदी में जो प्रदूषण हो रहा है उसके प्रभाव को कम करना, तथा उसके संरक्षण और कायाकल्प को पूरा किया जा सके, यानी उसका संरक्षण माने क्या होता है, बचाना, ठीक है। यानी कि पहला है प्रदूषण के प्रभाव को कम करना, दूसरा है संरक्षण और कायाकल्प को पूरा किया जा सके। जी बहुत वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसमें देखिए नमामि गंगे परियोजना, ठीक है, यानी गंगा नदी के संबंधित क्वेश्चन है जी। एक एकीकृत संरक्षण मिशन, संरक्षण माने क्या होता है, बचाना। इसमें राष्ट्रीय नदी गंगा से संबंधित 2 उद्देश्य हैं। कौन कौन से उद्देश्य हैं, प्रदूषण के प्रभाव को कम करना, दूसरा उद्देश्य है संरक्षण और कायाकल्प को पूरा किया जा सके। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, अगला प्रश्न है देखिए, इसमें नौकातवा है जी, नदी प्रदूषण को रोकने के उपाय लिखिए, यानी नदियों को हम प्रदूषण से कैसे रोक सकते हैं, उसके क्या उपाय हम कर सकते हैं, ये भी अच्छा क्वेश्चन है। इसमें उत्तर देखिए, नदी प्रदूषण को रोकने के उपाय, पहला है इसमें उद्योगों से निकले हुए जल को नदियों में नहीं मिलाना चाहिए, यानी उद्योगों से जो जल निकल रहा है उसको नदियों में नहीं मिलाना चाहिए। नंबर 2, नदियों के आसपास गंदगी नहीं फैलाना चाहिए, यानी नदियों के आसपास क्या नहीं फैलाना चाहिए, गंदगी नहीं फैलाना चाहिए। तीसरा है नदियों में पशुओं को नहीं नहलाना चाहिए, यानी पशुओं को नदियों में नहीं नहलाना चाहिए। चौथा है सीवर लाइन के दूषित जल को नदियों से अलग रखना चाहिए, यानी जो सीवर लाइन होती हैं उसके जल को नदियों से क्या रखना चाहिए, अलग रखना चाहिए। तो ये भी अच्छा क्वेश्चन है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं अगला क्वेश्चन देखिए, स्लीपर क्या है, स्लीपर क्या होता है। इसमें देखिए उत्तर देखिए, स्लीपर रेल की पटरी आपने देखी होंगी, रेल के पटरी के नीचे जो स्लीपर लगा रहता है उसको पहले लकड़ी के बनते थे पहले, लेकिन अब लोहे के और सीमेंट के बनने लगे हैं, ठीक है। तो इसे रेल की पटरी के आर पार आप देख सकते हैं, रेल की पटरी के आर पार लकड़ी के तख्ते माने क्या होता है, काट होता है, तख्ते जो पटरियों को उनकी जगह पर रोके रखते थे, यानी ये पुराने समय की बात है। लेकिन अब ये तख्ते काय के बनने लगे हैं, लोहे के और उसके बनने लगे हैं सीमेंट के, ठीक है। स्लीपर यानी कि रेल की पटरी के आर पार लगे लकड़ी के तख्ते जो पटरियों को उनकी जगह रोके रखते हैं, उनको क्या कहते थे, स्लीपर कहते थे। इसके बाद इसमें से 10 का अथवा क्वेश्चन देखते हैं। अगला प्रश्न है, इसमें सब अच्छे प्रश्न है, ठीक है। इसमें अगला प्रश्न देखिए, अथवा वाला वैज्ञानिक वानिकी क्या है। इसका आंसर देखिए, वैज्ञानिक वानिकी वन विभाग द्वारा पेड़ों की कटाई जिसमें पुराने पेड़ काटकर, तो देखिए वन विभाग, पहले उस समय की बात है, वन विभाग द्वारा पेड़ों की कटाई जिसमें पुराने पेड़ काटकर
उनकी जगह नए पेड़ लगाए जाते थे, उसको क्या कहते हैं, वैज्ञानिक वानिकी कहते हैं। यानी वन विभाग पेड़ों को की कटाई करके जिसमें पुराने पेड़ों को काट देते थे और उनकी जगह नए पेड़ एक पंक्ति में लगाए जाते थे, उनको क्या कहते थे, वैज्ञानिक वानिकी कहते थे। अब इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, अगला प्रश्न है, देखिए इसमें सभी प्रश्न अच्छे प्रश्न हैं, इस वीडियो को आपको पूरी अंत तक देखना है। प्रश्न क्रमांक 11, बोल्शेविकों द्वारा अक्टूबर क्रांति के तत्काल बाद किए दो मुख्य परिवर्तन लिखिए। यानी कौन कौन से परिवर्तन हुए, तो इसका उत्तर देखिए, दो मुख्य परिवर्तन कौन कौन से परिवर्तन हुए। पहला परिवर्तन, ज़्यादातर उद्योगों और बैंकों का नवंबर 1917 में राष्ट्रीयकरण किया जा चुका था। यानी कि रूसी क्रांति कब हुई थी, 1917 में। तो ज़्यादातर जो उद्योग थे और बैंक थे उनका 1917 नवंबर 1917 में क्या किया जा चुका था, राष्ट्रीयकरण किया जा चुका था। नंबर 2, जमीन को सामाजिक संपत्ति घोषित कर दिया गया था। ठीक है। इसके बाद में तीसरा है, इसमें सेना और सरकारी अफसरों की भर्तियां बदली गई थी। ठीक है। चौथा है, बोल्शेविक पार्टी का नाम बदलकर रूसी कम्युनिस्ट पार्टी बोल्शेविक रख दिया गया। यानी जो बोल्शेविक पार्टी थी, पुरानी पार्टी थी, उसका नाम बदलकर रूसी कम्युनिस्ट पार्टी बोल्शेविक नाम रख दिया गया था। अगला है 5वां, किसानों को सीमांतों की ज़मीनों पर कब्जा करने की खुली छूट दे दी गई थी। तो इसमें देखिए रूसी क्रांति कब हुई थी, 1917 में। ये आ सकता है क्वेश्चन, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और एक वेस्टर्न प्रश्न में भी आ सकता है, रूसी क्रांति कब हुई थी। तो 1917 में रूस की क्रांति हुई थी। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न है आपका अथवा वाला 11 का, कॉमिंटर्न क्या है। तो इसका कॉमिंटर्न देखिए, कम्युनिस्ट पार्टियों की अंतर्राष्ट्रीय संस्था है कॉमिंटर्न। यह शब्द कम्युनिस्ट इंटरनेशनल, यह शब्द कम्युनिस्ट इंटरनेशनल, इसको इंग्लिश में कम्युनिस्ट इंटरनेशनल का संक्षिप्त रूप है। ठीक है। तो कम्युनिस्ट पार्टियों की अंतर्राष्ट्रीय संस्था है कॉमिंटर्न। ठीक है। यह शब्द कम्युनिस्ट इंटरनेशनल, इसको इंग्लिश में कम्युनिस्ट इंटरनेशनल का संक्षिप्त रूप है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जी। अगला प्रश्न देखिए, चुनाव क्या है। ठीक है। चुनाव आपने देखे होंगे, कईयों चुनाव आपने देखे होंगे। तो इसमें देखिए चुनाव क्या है, चुनाव किसे कहते हैं। उत्तर देखिए, हमारे देश यानी भारत में लोकसभा और विधानसभा, यानी लोकसभा के भी चुनाव देखे होंगे आपने, और राज्य चुनाव, विधानसभा और लोकसभा का नाम आपने सुना होगा कि चुनाव हर 5 वर्ष के बाद होते हैं। ठीक है। यानी लोकसभा और विधानसभाओं के चुनाव हर साल 5 वर्ष बाद होते हैं। 5 साल बाद सभी चुने हुए प्रतिनिधियों का कार्यकाल क्या हो जाता है, समाप्त हो जाता है। ठीक है। लोकसभा और विधानसभाएं क्या हो जाती हैं, भंग हो जाती है। जैसे ही 5 साल हो जाती हैं तो लोकसभाएं और विधानसभाएं क्या हो जाती हैं, भंग हो जाती हैं। फिर सभी चुनाव क्षेत्रों में एक ही दिन, फिर क्या होता है, सभी चुनाव क्षेत्रों में एक ही दिन या एक छोटे अंतराल से अलग अलग दिन चुनाव होते हैं। इसे क्या कहते हैं, आम चुनाव कहते हैं। तो हमारा जो लोकसभा और विधानसभा का कार्यकाल कितना होता है, 5 वर्ष होता है। तो हमारे देश में चुनाव 5 वर्ष के अंतराल से होते हैं। ठीक है। तो 5 वर्ष बाद क्या होता है, 5 वर्ष साल बाद सभी चुने हुए प्रतिनिधियों का कार्यकाल क्या हो जाता है, समाप्त हो जाता है। यानी लोकसभा विधानसभा का कार्यकाल क्या उतना होता है, 5 वर्ष होता है। लोकसभाएं और विधानसभाएं क्या होती हैं, भंग हो जाती हैं। फिर सभी चुनाव क्षेत्रों में एक ही दिन, या तो एक ही दिन वोट डाले जाते हैं, या 1 या 2 दिन के अंतराल से, 2-4 दिन के अंतराल से अलग अलग दिन चुनाव होते हैं। इसे क्या कहते हैं, आम चुनाव कहते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है अगला, ये 12 नंबर का ऊपर वाला था। इसके बाद में 12 नंबर का अथवा, इसमें से कोई एक प्रश्न आपको परीक्षा में करना है जो आपको अच्छे से याद है। या तो ऊपर वाला करेंगे तो नीचे वाला नहीं करेंगे, और नीचे वाला करेंगे तो ऊपर वाला नहीं करेंगे।
तो इसमें से अथवा वाले दो दो क्वेश्चन आपके आएंगे 6 नंबर से लेकर 23 नंबर तक। तो इसमें से कोई एक प्रश्न आपको परीक्षा में हल करना है। इसमें अगला प्रश्न है आचार संहिता क्या है। तो इसका आंसर देखिए, आचार संहिता चुनाव के समय पार्टियों और उम्मीदवारों द्वारा माने जाने वाले कायदे कानून और दिशा निर्देश को आचार संहिता कहते हैं। यानी चुनाव के समय क्या होती हैं, पार्टियां और उम्मीदवारों द्वारा माने जाने वाले कायदे कानून और दिशा निर्देश को क्या कहते हैं, आचार संहिता कहते हैं। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न क्रमांक 13, निरंकुश राजशाही से क्या आशय है। तो इसका आंसर देखिए, राजा का बिना रोक टोक शासन को निरंकुश राजशाही कहते हैं। यानी कि राजा का बिना रोक टोक के शासन करता है राजा, तो उसको क्या कहते हैं, निरंकुश राजशाही कहते हैं। ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट है अगला, ये भी अच्छा क्वेश्चन है। देखिए स्टालिन वाला, ये उस समय की बात है। प्रश्न क्रमांक 13 अथवा वाला, स्टालिन के सामूहिक कार्यक्रम को समझाइए। सामूहिक क्या होता है, देखिए स्टालिन का सामूहिकीकरण कार्यक्रम शुरू 1929 में 29 से पार्टी के सभी किसानों को सामूहिक खेतों, या इनको कहते सामूहिक खेती करने के लिए, इसको कहते थे सामूहिक खेती। जो किसान करते थे उसको क्या कहते थे, कोल खोज में काम करने का आदेश जारी कर दिया। स्टालिन ने 1929 की बात है जी, पार्टी के सभी किसानों को सामूहिक खेतों कोल खोज में काम करने के लिए का आदेश जारी कर दिया था। ज़्यादातर जमीन और साजो सामान सामूहिक खेती के स्वामित्व में सौंप दिए गए। सभी किसान सामूहिक खेतों पर काम करते थे। कोल खोज के मुनाफे को सभी किसानों के बीच बांट दिया जाता था। यानी सभी किसान क्या है, सामूहिक खेती करते थे उस समय, और जो खेती में होता था उसको मुनाफे को सभी किसान आपस में क्या कर लेते थे, बांट लेते थे। इस फैसले से गुस्साए किसानों ने सरकार का विरोध किया। यानी इस फैसले से किसान क्या दुखी थे और सरकार का उन्होंने विरोध प्रकट किया। वे अपने जानवरों को ख़त्म करने लगे। यानी किसानों के पास जो जानवर थे जिससे खेती होती थी उनको वो ख़त्म करने लगे। 1929 से 1931 के बीच मवेशी क्या होती हैं, पशु की संख्या 1/3 कमी आई। यानी जो पशु थे 1929 से 1931 के बीच मवेशी यानी पशुओं की संख्या में 1/3 कमी आ गई। ठीक है। सामूहिकीकरण का विरोध करने वालों को सख्त सजा दी जाती थी। यानी सामूहिक जो काम नहीं करते थे, खेती नहीं करते थे, उन लोगों को सख्त सजा दी जाती थी। बहुत सारे लोगों को निर्वासन या देश से निकाल दिया जाता था। बहुत सारे लोग यानी सामूहिक खेती करने से मना करते थे तो उनको या तो निर्वासित किया, देश से निकाल दिया जाता था। सामूहिकरण का विरोध करने वाले किसानों का कहना था कि वे ना तो अमीर हैं और ना ही समाजवाद के विरोधी हैं। ठीक है। तो ये भी अच्छा क्वेश्चन है। यानी सामूहिकरण की खेती है उसको सामूहिक खेती करने वाले किसानों को क्या कहा जाता है, कोल खोज कहा जाता। ये जो किस सन की बात है, 1929 की बात है। तो आप देखेंगे 1929 से 1931 के बीच मवेशी यानी पशु कितने कम हो गए, 1/3 पशु कम हो गए। ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं अगला। इसमें देखिए अच्छा क्वेश्चन है ये, दोनों क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। आप देखेंगे इसमें संविधान किसे कहते हैं, कई बार परीक्षा में आता है जी। तो उत्तर देखिए इसका, संविधान से क्या आशय है, कैसे भी आ सकता है, संविधान से क्या तात्पर्य है। तो इसमें देखिए उत्तर, संविधान लिखित नियमों की एक ऐसी किताब है जिसे किसी देश में रहने वाले लोग सामूहिक रूप से मानते हैं। और संविधान देश का सर्वोच्च कानून है। हमारे देश का जो संविधान है लिखित संविधान है, निर्मित संविधान है। ठीक है। और विश्व का सबसे बड़ा संविधान है। ठीक है। तो इसमें देखिए संविधान लिखित नियमों की
ऐसी किताब है जिसे किसी देश में रहने वाले सभी लोग सामूहिक रूप से मानते हैं। संविधान क्या होता है? देश का सर्वोच्च कानून है। ठीक है, ये बहुत वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन है इसमें 14 का अथवा देखिए, भारतीय संविधान कब लागू हुआ? इस दिन कौन सा राष्ट्रीय पर्व मनाते हैं? तो आप देख सकते हैं इसमें भारतीय संविधान कब लागू हुआ था इसके बारे में पूछा गया है, और उस दिन हम कौन सा राष्ट्रीय पर्व मनाते हैं। तो इसका आंसर देखिए, भारतीय संविधान 26 जनवरी 1950। आप देख सकते हैं भारतीय संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ। ठीक है, हमारे देश का संविधान कब लागू हुआ? भारतीय संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ, एवं इसी दिन 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस राष्ट्रीय पर्व मनाते हैं। यानी इसी दिन क्या करते हैं हम? 26 जनवरी के दिन गणतंत्र दिवस राष्ट्रीय पर्व मनाते हैं, यानी राष्ट्रीय त्योहार है 26 जनवरी। तो उस दिन हमारे देश का क्या संविधान को लागू किया गया था? 26 जनवरी 1950 को। ठीक है, भारतीय संविधान विश्व का सबसे बड़ा संविधान है। ठीक है, इसमें कभी कभी संविधान की विशेषता भी पूछी जाती हैं। तो भारतीय संविधान लिखित, निर्मित और विशाल संविधान है। ठीक है, भारतीय संविधान को बनाने में 2 वर्ष 11 माह और 18 दिन का समय लगा था। ठीक है, और भी इसमें अगले क्वेश्चन देखते हैं। अगला आगे देखिए, कार्यपालिका, क्वेश्चन नंबर 15, कार्यपालिका क्या है? तो कार्यपालिका क्या करती है? इसका उत्तर देखिए, व्यक्तियों का ऐसा निकाय जिसके पास देश के संविधान, यानी व्यक्तियों का ऐसा निकाय जिसके पास देश के संविधान और कानून के आधार पर प्रमुख नीति बनाने, फैसले करने और उन्हें लागू करने का अधिकार होता है। तो उसको क्या कहते हैं? कार्यपालिका। यानी देखिए, कार्यपालिका, विधायिका, न्यायपालिका, ये 3। तो विधायिका क्या करती है? कानून का निर्माण करती है। और कार्यपालिका क्या करती है? जो संसद के द्वारा जो कानून बनाए जाते हैं उनका पालन करवाती है। और न्यायपालिका से क्या करती है? न्यायपालिका विवादों का निपटारा यानी न्याय करती है। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला प्रश्न भी अच्छा है। देखिए, 15 नंबर का अथवा वाला, संसद के कितने सदन होते हैं? यानी हमारी देश की जो संसद है उसमें कितने सदन होते हैं? तो आप देखेंगे संसद में 2 सदन होते हैं। कौन कौन से होते हैं? एक तो राज्यसभा होता है, राज्यसभा को अपर हाउस या उच्च सदन कहते हैं। ठीक है, राज्यसभा को क्या कहते हैं? राज्यसभा को अपर हाउस कहते हैं या उच्च सदन कहते हैं। इसमें देखिए सदस्यों की संख्या कितनी होती है? 250 होती है। ठीक है, और लोकसभा में आप देखेंगे, लोकसभा को क्या कहते हैं? लोकसभा को लोअर हाउस या इसको कहते हैं निम्न सदन कहते हैं। ठीक है, इसमें सदस्यों की संख्या कितनी है? वर्तमान में 545 है। ठीक है, इसमें कभी कभी अंतर पूछ लिया जाता है। देखिए, इसमें राज्यसभा लोकसभा में अंतर भी आप यहीं से कर सकते हो। यानी राज्यसभा को क्या कहते हैं? उच्च सदन कहते हैं, और लोकसभा को निम्न सदन कहते हैं। ठीक है, एक पॉइंट हो गया इसमें, एक अंतर। इसमें देखिए, राज्यसभा का कार्यकाल कितना होता है? 6 वर्ष होता है, और लोकसभा का कार्यकाल 5 वर्ष होता है। तीसरा पॉइंट क्या लिखेंगे? राज्यसभा में राज्यसभा के सदस्यों की संख्या 250 है, जबकि लोकसभा के सदस्यों की संख्या 545 है। ठीक है, तो इसके बाद में ये अंतर आप कर सकते हैं, लिख सकते हैं आप अपनी मर्जी से, आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। अब इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देते हैं। अगला देखिए, नात्सी सोच के खास पहलू क्या थे? तो नात्सी विचारधारा आपने सुनाई होगी हिटलर का पार्ट में। तो नात्सी सोच के खास पहलू इसमें लिखना था आपको। पहला है जातिवाद। नात्सी सोच में आर्य जाति को श्रेष्ठ माना जाता था। यानी कि नात्सी जो सोच थी उसमें आर्य जाति को क्या माना जाता? श्रेष्ठ माना जाता है, और अन्य जातियों को निम्नतर आंका जाता है। यानी कि आर्य को क्या माना जाता था? आर्य जाति को सबसे श्रेष्ठ माना जाता था, और अन्य जातियों को निम्नतर माना जाता था। पहला इसमें अधिनायकवाद। नात्सी सोच में एक नेता के अधीन एक सशक्त सरकार का समर्थन किया गया। ठीक है, यानी नात्सी सोच में एक नेता के अधीन, यानी एक ही नेता के अधीन सशक्त सरकार का समर्थन किया गया। तीसरा है विस्तारवाद में क्या था? नात्सी सोच में जर्मन के विस्तार और अन्य देशों पर अधिकार करने की नीति अपनाई।
यानी नाज़ी जो सोच के लोग थे उन्होंने जर्मनी का क्या किया, विस्तार किया, यानी अन्य देशों पर कब्जा किया और अन्य देशों पर अधिकार जबरदस्ती करने की नीति बनाई। यानी कि ये प्रथम विश्व युद्ध, द्वितीय विश्व युद्ध, प्रथम विश्व युद्ध 1914 से 1918 के बीच हुआ था और द्वितीय विश्व युद्ध 1939 से 1945 के बीच हुआ था। अगला पॉइंट है यहूदी विरोधी, यानी नाज़ी सोच में यहूदियों को समाज और राष्ट्र के लिए खतरा माना जाता था। यानी नाज़ी सोच के जो लोग थे वो यहूदियों को क्या मानते थे, समाज और राष्ट्र के लिए खतरा मानते थे। ठीक है, अगला है सैन्यवाद। नाज़ी सोच में सैन्य शक्ति और अनुशासन की महत्वपूर्ण माना गया। तो ये नाज़ी सोच के कुछ खास पहलू हैं, ये भी अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। अगला प्रश्न है आपका क्वेश्चन नंबर 16। न्यूरेमबर्ग नागरिक अधिकार सितंबर 1935 को समझाइए। ठीक है, तो न्यूरेमबर्ग नागरिक अधिकार सितंबर 1935 के अनुसार आप देखेंगे पहला पॉइंट है इसमें, जर्मन या उससे संबंधित रक्त वाले व्यक्ति ही जर्मन नागरिक होंगे और उन्हें जर्मन साम्राज्य का संरक्षण मिलेगा। पहला पॉइंट इसमें हो गया। यानी इसका सीधा सीधा मतलब ये है कि जो जर्मन से संबंधित रक्त वाले, ठीक है, व्यक्ति ही जर्मन नागरिक होंगे और उन्हें जर्मन साम्राज्य का संरक्षण मिलेगा। ठीक है, दूसरा है इसमें यहूदियों और जर्मनों के बीच विवाह पर पाबंदी, यानी यहूदी और जर्मनी के जो जर्मनों के बीच क्या है, विवाह पर पूरी तरह प्रतिबंध, विवाह नहीं कर सकते आपस में। तीसरा है यहूदियों और जर्मनों के बीच विवाहेतर संबंधों को अपराध घोषित कर दिया गया। यानी यदि विवाह कर लेते हैं, यहूदी और जर्मन के लोग विवाह कर लेते हैं आपस में, तो उनके संबंधों को अपराध घोषित कर दिया गया। अगला है इसमें यहूदियों द्वारा राष्ट्रीय ध्वज फहराने पर पाबंदी लगा दी गई। यानी यहूदी लोग वहाँ पर जर्मनी में राष्ट्रीय ध्वज पर फहराने पर क्या लगाई गई, पाबंदी लगाई गई। इसके बाद नेक्स्ट है आपका अगला प्रश्न भी अच्छा है। देखिए इसमें अगला प्रश्न है आपका प्रवाल से आप क्या समझते हैं। प्रवाल के प्रकार लिखिए। तो इसमें देखिए प्रवाल पॉलिप्स कम समय तक जीवित रहने वाले सूक्ष्म प्राणी हैं जो के समूह में रहते हैं। यानी ये क्या है, पॉलिप्स क्या होते हैं, प्रवाल पॉलिप्स कम समय तक जीवित रहने वाले सूक्ष्म माने क्या होते हैं, छोटे प्राणी हैं जो समूह में रहते हैं, यानी समूह के साथ रहते हैं। इनका विकास छिछले गर्म जल से होता है। इनका विकास कैसे होता है, विकास छिछले गर्म जल से होता है, यानी गर्म पानी से होता है। इससे कैल्शियम कार्बोनेट का स्त्राव होता है। प्रवाल स्त्राव एवं प्रवाल अस्थियां टीले के रूप में निक्षेपित होती हैं। अब ये प्रवाल कितने प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार के। कौन कौन से प्रकार होते हैं, प्रवाल रोधिका, दूसरा है तटीय प्रवाल भित्ति, तीसरा है प्रवाल वलय द्वीप ऑस्ट्रेलिया का ग्रेट बैरियर रीफ प्रवाल रोधिका का अच्छा उदाहरण है। तो प्रवाल कितने प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार के होते हैं, प्रवाल रोधिका, तटीय प्रवाल भित्ति और तीसरा प्रवाल वलय द्वीप ऑस्ट्रेलिया का ग्रेट बैरियर रीफ प्रवाल रोधिका का अच्छा उदाहरण है। तो इसमें देखिए प्रवाल क्या होते हैं, पॉलिप्स, ये पॉलिप्स कम समय तक जीवित रहने वाले सूक्ष्म प्राणी है, ये पहली बात। और ये क्या रहते हैं, समूह में बनाकर रहते हैं। इनका निर्माण कैसे होता है, इनका निर्माण विकास या निर्माण छिछले गर्म जल से होता है। और प्रवाल कितने प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार के, प्रवाल रोधिका, तटीय प्रवाल भित्ति, प्रवाल वलय, ठीक है, द्वीप ऑस्ट्रेलिया का ग्रेट बैरियर रीफ प्रवाल रोधिका का अच्छा उदाहरण है। प्रवाल वलय द्वीप गोलाकार या हार्स शू आकार वाले रोधिका होते हैं। ये भी अच्छा क्वेश्चन है। इसके बाद आप देखेंगे 17 नंबर का अथवा वाला, ठीक है, इनमें से कोई एक प्रश्न करना है आपको। अगला प्रश्न है आपका बांगर और खादर में अंतर। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार परीक्षा में पूछा जा चुका है। बांगर और खादर में अंतर
तो इसमें देखिए पुराने बांगर भूमि, बांगर मिट्टी या बांगर भूमि किसे कहते हैं? पुराने जलोढ़ को बांगर मृदा कहते हैं, यानी पुराना जलोढ़ होता है उसको बांगर मृदा कहते हैं, जबकि नए जलोढ़ को खादर मृदा कहते हैं। एक अंतर हो गया। दूसरा है बांगर मिट्टी मृदा में कंकड़ पत्थर पाए जाते हैं। आपने देखा होगा कंकड़ पत्थर वाली ज़मीन आपने देखी होगी, तो बांगर भूमि होती है उसमें क्या होती है? कंकड़ पत्थर पाए जाते हैं, जबकि खादर मृदा में महीन कण पाए जाते हैं। महीन कण माने छोटे छोटे कण। अगला है बांगर मृदा फसल के लिए उपयुक्त नहीं है, यानी बांगर भूमि क्या होती है? फसल के लिए उपयुक्त नहीं होती है, यानी फसल इसमें नहीं होती है, जबकि खादर मृदा फसल के लिए सर्वोत्तम होती है। यानी खादर भूमि होती है वो फसल के लिए कैसी होती है? सर्वोत्तम होती है। तो इसमें आप अंतर आराम से कर सकते हैं, यानी पुराने जलोढ़ को बांगर मृदा कहते हैं, नए जलोढ़ को खादर मृदा कहते हैं। बांगर मृदा में कंकड़ पत्थर पाए जाते हैं, जबकि खादर मृदा में महीन कण पाए जाते हैं। बांगर मृदा फसल के लिए उपयुक्त नहीं है, जबकि खादर मृदा फसल के लिए सर्वोत्तम होती है। इसके बाद नेक्स्ट है आपका, इसमें देखिए 18 नंबर का क्वेश्चन। इसमें आम्र वर्षा क्या है, यह किन किन राज्यों में होती है? ठीक है, तो आप देखेंगे आम्र वर्षा आपने नाम सुना है, केरल और कर्नाटक के तट पर। ठीक है, केरल किसकी बात हो रही? केरल राज्य की और कर्नाटक राज्य की बात हो रही है। केरल और कर्नाटक के तट पर मानसून से पहले होने वाली वर्षा को आम्र वर्षा कहते हैं, यानी कि जो वर्षा कब होती है? मानसून से पहले हो जाती है। ठीक है, केरल और कर्नाटक के तट पर, क्योंकि मानसून सबसे पहले केरल की तट पर, कर्नाटक के तट पर आता है। ठीक है, केरल के तट पर, तो केरल और कर्नाटक के तट पर मानसून से पहले होने वाली वर्षा को आम्र वर्षा कहते हैं। इसमें देखिए यह वर्षा आमों को जल्दी पकाने में सहायक होती है, यानी इससे क्या हो जाते हैं? आम जल्दी पक जाते हैं, इसलिए इसे आम्र वर्षा कहते हैं। यानी जैसे ये वर्षा हो जाती है तो आम क्या है? जल्दी पक जाते हैं। अगला क्वेश्चन है तो वाला, काल बैसाखी क्या है? समझाइए। तो इसका आंसर देखिए, ग्रीष्म ऋतु में गरज के साथ पश्चिम बंगाल में होने वाली वर्षा को काल बैसाखी कहते हैं। ये भी अच्छा क्वेश्चन है, यानी ग्रीष्म यानी गर्मी की ऋतु में गरज के साथ, आपने देखा होगा पानी बरसता है तो बादल गरजता है, तो ग्रीष्म ऋतु यानी गर्मी में गरज के साथ पश्चिम बंगाल में होने वाली वर्षा को क्या कहते हैं? काल बैसाखी कहते हैं। इसमें देखिए इसमें 2 क्वेश्चन दिए हैं, 18 नंबर के 2, पहला वाला और ये अथवा वाला। तो इनमें से कोई एक प्रश्न आपको परीक्षा में करना है। यदि आप ऊपर वाला करेंगे तो नीचे वाला नहीं करेंगे। जो प्रश्न आपको अच्छे से याद है उसी को आपको करना है। यदि आप नीचे वाला करेंगे तो ऊपर वाला नहीं करेंगे। ठीक है, तो इसका आपको ध्यान रखना है, विशेष करना एक ही प्रश्न है। इसके बाद नेक्स्ट है आपका, देखिए अगला प्रश्न है आपका, भारत में कितने स्तर के मंत्री होते हैं? ठीक है, तो भारत में आप देखेंगे हमारा देश में भारत में 3 स्तर के मंत्री होते हैं। कौन कौन से होते हैं? एक तो होते हैं कैबिनेट मंत्री, दूसरे होते हैं स्वतंत्र प्रभार वाले मंत्री, और तीसरे होते हैं राज्य मंत्री। अब इनका कार्य क्या क्या होता है? देखिए ये मंत्री 3 प्रकार के मंत्री हो गए, कैबिनेट मंत्री, स्वतंत्र प्रभार वाले मंत्री और राज्य मंत्री। तो कैबिनेट मंत्री के बारे में पढ़ लेते हैं हम। कैबिनेट मंत्री सत्ताधारी पार्टी, सत्ताधारी पार्टी क्या होती है? जिसका शासन होता है, या गठबंधन की पार्टियों के वरिष्ठ नेता, वरिष्ठ माने क्या होता है? सीनियर नेता होते हैं। ये प्रमुख मंत्रालय के प्रभारी होते हैं, यानी इनके पास प्रमुख मंत्रालय होता है। कैबिनेट मंत्री मंत्रिपरिषद के नाम पर फैसले करने के लिए बैठक करते हैं। ठीक है, इस तरह कैबिनेट मंत्रिपरिषद का शीर्ष समूह होता है। ठीक है, मंत्रिपरिषद क्या होती है? सबसे उच्च समूह होता है। इसमें करीब आप देख सकते हैं 25 मंत्री होते हैं लगभग। ठीक है, इससे ज़्यादा भी हो सकते हैं, कम भी हो सकते हैं, लेकिन हमारी बुक में केवल 25 दिया है, तो 25 से अधिक भी हो सकते हैं और कम भी हो सकते हैं। दूसरा है स्वतंत्र प्रभार वाले मंत्री, करीब के माने का होता है लगभग। स्वतंत्र प्रभार वाले मंत्री क्या होते हैं? ये मंत्री अमूमन छोटे मंत्रालय के प्रभारी होते हैं। ये मंत्री क्या होते हैं? स्वतंत्र प्रभार वाले मंत्री, ये अमूमन छोटे मंत्रालय वाले प्रभार छोटे मंत्रालय के प्रभारी होते हैं। ये विशेष रूप से आमंत्रित किए जाने पर ही कैबिनेट की बैठकों में भाग लेते हैं, यानी जब इनको बुलाया जाता है तभी ये कैबिनेट की बैठक में भाग लेते हैं। अगला है राज्य मंत्री।
ये मंत्री अपने विभाग के कैबिनेट मंत्रियों से जुड़े होते हैं और उनकी सहायता करते हैं। ठीक है, तो मंत्री कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के। कौन कौन से? कैबिनेट मंत्री, स्वतंत्र प्रभार वाले मंत्री और राज्य मंत्री। यानी भारत देश में 3 स्तर के मंत्री होते हैं। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है अगला, इसका अथवा वाला, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसमें देखिए अथवा वाला है, प्रधानमंत्री के अधिकार या शक्तियां लिखिए। ठीक है, अधिकार या शक्तियां एक ही बात होती हैं, यानी कौन कौन से पावर होते हैं प्रधानमंत्री पे। हमारे देश का जो प्रधानमंत्री है उसके पास कौन कौन से पावर होते हैं। देखिए, प्रधानमंत्री के अधिकार या शक्तियां एक ही बात होती हैं। ऐसे भी आ सकता है क्वेश्चन, प्रधानमंत्री के अधिकार लिखिए या प्रधानमंत्री की शक्तियां लिखिए, एक ही बात है। तो देखिए, पहला पॉइंट है इसमें, प्रधानमंत्री सरकार का प्रमुख होता है। यानी कि प्रधानमंत्री क्या होता है, जो हमारे देश की सरकार है, केंद्र सरकार, उसका क्या होता है? प्रमुख होता है। दूसरा है, प्रधानमंत्री मंत्रिपरिषद का नेता होता है। ठीक है। तीसरा पॉइंट है इसमें, वह कैबिनेट की बैठकों की अध्यक्षता करता है। यानी जितनी भी कैबिनेट की जो बैठकें होती हैं उनकी क्या करता है? वो अध्यक्षता करता है। अगला है, वह मंत्रियों के बीच विभागों का बंटवारा करता है। यानी कि मंत्रियों के बीच कौन सा विभाग, कौन सा मंत्री बनाना है, तो वो सब प्रधानमंत्री के पास होता है। वह मंत्रियों के बीच विभागों का बंटवारा करता है। अगला है, सभी मंत्री उसी के नेतृत्व में काम करते हैं। यानी जो भी मंत्री बनाए जाते हैं, स्वास्थ्य मंत्री, कृषि मंत्री, शिक्षा मंत्री, सभी तो उसके नेतृत्व में कार्य करते हैं। अगला है, उसे किसी भी मंत्री को बर्खास्त करने का अधिकार होता है। यानी कोई मंत्री ठीक से काम नहीं कर रहा है तो वो उस मंत्री को हटाकर दूसरा मंत्री उसकी जगह बना सकता है। ये पावर प्रधानमंत्री के पास होता है। ठीक है। इसके बाद ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, शक्तियां या अधिकार। अगला है इसमें से केवल 4 पॉइंट लिखना है। यदि 3 नंबर में आता है तो 3 पॉइंट लिखना है, 4 नंबर में आता है 4 पॉइंट लिखना है। अगला पॉइंट है, वह किसी भी मंत्री को नया पद दे सकता है या किसी मंत्री को पद से हटा भी सकता है। अगला है पॉइंट इसमें, जब प्रधानमंत्री अपना पद छोड़ता है तो पूरा मंत्रिमंडल इस्तीफा दे देता है। ठीक है। तो ये प्रधानमंत्री के कार्य बहुत ही वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसको आपको देखिए एक बार और देख लेते हैं। इसमें प्रधानमंत्री सरकार का प्रमुख होता है। ठीक है। प्रधानमंत्री मंत्रिपरिषद का नेता होता है। वह कैबिनेट की बैठक की अध्यक्षता करता है। वह मंत्रियों के बीच विभागों का बंटवारा करता है। सभी मंत्री उसके नेतृत्व में काम करते हैं। उसे किसी भी मंत्री को बर्खास्त करने का अधिकार होता है। ठीक है। तो इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका 20 नंबर का। तो आप देखेंगे, भारत के मानचित्र में निम्नलिखित को दर्शाइए। बच्चे क्या करते हैं, इसमें पूरा मैप भर लेते हैं। तो इसमें 2 मैप दिए हैं। देखिए, एक तो जो वाला है 20 नंबर का पहला वाला, ठीक है, और इसके बाद में नीचे मैप है 20 नंबर का अथवा वाला। तो इसमें से आप देखेंगे, आपको केवल एक ही प्रश्न करना है। यदि आप अथवा वाला करेंगे तो ऊपर वाला नहीं करेंगे, और यदि आप ऊपर वाला करेंगे तो अथवा वाला नहीं करेंगे। तो इसमें जो स्थान पूछे जाते हैं केवल उन्हीं को बनना है। आपको सब पूरे बच्चे क्या करते हैं, इसमें सबसे ज़्यादा गलतियाँ होती हैं। तो आप देखेंगे, भारत के मानचित्र में निम्नलिखित को दर्शाइए। कौन से दर्शाना है हमें, जो हमारे नक्शे में पूछे गए हैं। देखिए, ये चीज़ें पूछी गई हैं, इनको हमारे नक्शे में भारत के में इसमें आपको दर्शाना है कि ये कहाँ पर स्थित हैं। बस इसमें सबसे ज़्यादा गलती होती है बच्चों की। तो इसमें केवल आपको जो पूछा गया उसी को आपको दिखाना है। तो आप देखेंगे, मैं इसके नक्शे के बारे में आपको मैं बता दूं थोड़ा सा। आप देखेंगे, सबसे पहले आपको दिशाओं का ज्ञान होना आवश्यक है। ये पूर्व दिशा है और ये पश्चिम दिशा है। ठीक है। और इधर ऊपर उत्तर दिशा है, और नीचे आप देखेंगे नीचे दक्षिण दिशा है। ठीक है। हमारा भारत 3 ओर से पानी से घिरा हुआ है। जो बंगाल की खाड़ी है, जो समुद्र है बहुत बड़ा, यानी भारत के पूर्व में बंगाल की खाड़ी, और भारत के पश्चिम में आप देखेंगे अरब सागर है। ठीक है। इसमें यहाँ पर आप देखेंगे लक्षद्वीप स्थित है, और बंगाल की खाड़ी में इधर पूर्व में हमारा अंडमान निकोबार द्वीप समूह स्थित है। ठीक है। और ये दक्षिण का भाग है, दक्षिण में हिंद महासागर है। ये हमारा भारत 3 ओर से पानी से घिरा हुआ है। यानी कि एक क्वेश्चन बनता है इसमें, पृथ्वी का जो भाग 3 ओर से पानी से घिरा होता है उसे प्रायद्वीप कहते हैं। तो हमारा भारत प्रायद्वीप का उदाहरण है। इसके बाद में इसमें देखिए पूछा गया है कि इन चीज़ों को आपको दिखाना है। तो कर्क रेखा, पहला पॉइंट है इसमें कर्क रेखा।
तो कर्क रेखा कहाँ दिखाएंगे आप देखेंगे इसमें कर्क रेखा यहाँ पर दी है। ये कर्क रेखा आप देखेंगे, ये कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है, तो यहाँ लिख देंगे कर्क रेखा। ठीक है, बस आपको इतना लिखना है, कर्क रेखा। ये हो गया 1 पॉइंट, 1 नंबर पक्का हो गया आपको। ठीक है, ये कर्क रेखा दिखा दी आपने। ठीक है, इसके बाद में दूसरा क्या दिखाना है इसमें दिखाना है बंगाल की खाड़ी। इसमें देखिए दूसरा दिखाना है आपको क्या, बंगाल की खाड़ी। तो बंगाल की खाड़ी इसमें आप देखेंगे, बंगाल की खाड़ी इसमें ये दिखा देंगे, इसको बंगाल की खाड़ी लिख देंगे। जी बंगाल की खाड़ी है, बंगाल की खाड़ी। ठीक है, ये खाड़ी हो जाएगी बंगाल की खाड़ी, जो समुद्र है बहुत बड़ा। तो ये दूसरा पॉइंट, 2 नंबर हो गए आपके, बंगाल की खाड़ी। ठीक है, ये क्या है, समुद्र है। तीसरा पॉइंट है आपको क्या दिखाना है, अब अंडमान निकोबार द्वीप समूह दिखाना है। तो बच्चे क्या पूरे नक्शे को गलती करते हैं। तो यहाँ पर आप देखेंगे थोड़े से जे दिख रहे हैं, जे अंडमान निकोबार द्वीप समूह कहाँ पर है, जे बंगाल की खाड़ी में। तो इसमें लिख लेंगे अंडमान निकोबार द्वीप समूह। ये हो गया अंडमान निकोबार द्वीप समूह, ये अंडमान निकोबार द्वीप समूह हो गया। ठीक है, इसके बाद आपको क्या दिखाना है इसके बाद सुंदरबन डेल्टा दिखाना है। तो ये 4 चीज़ें, सुंदरबन डेल्टा देखते हैं हम। ये हमारा यहाँ पर आप देखेंगे, ये पश्चिम बंगाल है, ये सुंदरबन डेल्टा है यहाँ पर, ये नीचे इस समुद्र में। यानी कौन सी नदियाँ बनाती हैं सुंदरबन डेल्टा, गंगा ब्रह्मपुत्र। तो यहाँ लिखेंगे सुंदरबन डेल्टा। ठीक है, यहाँ पे पॉइंट लगा देंगे, सुंदरबन डेल्टा। तो ये 4 पॉइंट आपको दिखाना है बस केवल। ठीक है, नक्शा में केवल जो पूछा गया है उसी को दिखाना है। और कुछ बच्चे क्या करते हैं, इसमें सबसे ज़्यादा गलतियाँ होती हैं, तो उसमें जो हमारे प्रश्न में पूछा गया है उसी को आपको दिखाना है। ठीक है, ऊपर वाला आप नीचे नक्शे में ले चलते हैं हम आपको। तो इसमें अथवा वाला, इसमें देखिए अथवा वाला क्वेश्चन है, यदि आपने ऊपर वाला भर दिया तो इसको आपको नहीं भरना है। ठीक है, पहले ये देख लेना है कौन सा प्रश्न आपको चारों इसमें आ रहे हैं, जो स्थान इसमें पूछे गए हैं वो उनमें से कौन सा क्वेश्चन आपको आ रहा है। देखिए इसमें लिखा है अथवा वाले में, जो 4 नंबर का प्रश्न है, तो इसमें से केवल 4 स्थानों को ही आपको दर्शाना है जो आपके भारत के मैप में पूछा गया है, जो आपके प्रश्न पत्र में पूछा गया है। ठीक है, भारत के मानचित्र में निम्नलिखित को दर्शाइए। तो इसमें देखिए ये भी एक और मानचित्र दिया गया है। तो इसमें पूछा गया है 4 चीज़ें इसमें पूछी हैं, कच्छ का रण क्षेत्र, अरब सागर, लक्षद्वीप, कोरम पर्वत श्रेणी। तो इनको आपको भारत के मैप में दर्शाना है। ठीक है, कौन सा स्थान कहाँ पर स्थित है। तो आप देखेंगे कच्छ का रण क्षेत्र, इसको कहाँ दिखाना है इसको आपको दिखाना है, देखिए कच्छ का रण क्षेत्र, इसको गुजरात में यहाँ पर स्थित है कच्छ का रण क्षेत्र। यहाँ पर लिख देना कच्छ का रण क्षेत्र, जो हो जाएगा कच्छ का रण क्षेत्र यहाँ पर। ठीक है, डॉट डॉट कर देंगे इसे ऐसे करके, या पॉइंट लगा देंगे यहाँ पर। तो कच्छ का रण क्षेत्र हो गया। अब दूसरा क्या दिखाना है आपको, अरब सागर। अरब सागर आप देखेंगे भारत के दक्षिण पश्चिम में स्थित है। तो ये आपका अरब सागर है। देखिए ये पूर्व में बंगाल की खाड़ी है, इसको नीचे वाला और नीचे कर लेता हूँ मैं। देखिए यहाँ पर ये पूर्व में बंगाल की खाड़ी आप देखेंगे, इसमें अंडमान निकोबार द्वीप समूह स्थित है यहाँ पर। और पश्चिम में आप देखेंगे भारत के पश्चिम में अरब सागर, ये अरब सागर है। तो यहाँ लिख देंगे अरब सागर। ठीक है, ये अरब सागर हो गया। और इसमें यहाँ पर देखेंगे आप लक्षद्वीप स्थित है, यानी कि भारत के पश्चिम में क्या है, अरब सागर। पूर्व में आपका क्या है, बंगाल की खाड़ी है। ठीक है, ये बंगाल की खाड़ी सब समुद्र है, ये पानी पानी भरा है, नीला आपको दिखाई दे रहा है। और ये भी इधर भारत के पश्चिम में भी ये समुद्र है, सब नीला नीला आपको दिखाई दे रहा है। और भारत के दक्षिण में चलेंगे जहाँ पर हिंद महासागर है, ये भी समुद्र है। यानी हमारा भारत 3 ओर से पानी से घिरा हुआ है। ये भारत पड़ोसी देश है हमारा, श्रीलंका हमारे देश का पड़ोसी देश है। और यहाँ पर मालदीव है पड़ोसी देश। इसके बाद में एक चीज़ और पूछी गई है, काराकोरम, लक्षद्वीप हो जाएगा। यहाँ पर लक्षद्वीप देखिए, यहाँ पर दिखा देंगे, ये लक्षद्वीप यहाँ पर हो जाएगा, यहाँ पर लिख लेंगे लक्षद्वीप। ये लक्षद्वीप हो जाएगा। ठीक है, केवल 4 ही स्थानों को आपको दिखाना है। फिर इसके बाद में काराकोरम श्रेणी
इसमें आपको दिखाना है, यहाँ पर देखिए ये काराकोरम श्रेणी है, यहाँ पर लिख देना है पॉइंट करके काराकोरम श्रेणी, ये आपको दिखाना है लद्दाख में। ठीक है, यहाँ पर देखिए ये काराकोरम श्रेणी है, तो इसको आपको लद्दाख में कोई एक प्रश्न आपको इनमें से करना है परीक्षा में। जो आपको, यदि आप ऊपर वाला करेंगे, ये वाला कर रहे हो, ये वाला आपको चारों आ रहे हैं, तो इसमें आपको चारों दिखा देना है बस। यदि आपको ये करेंगे तो आप नीचे वाला नहीं करेंगे, यदि आपको नीचे वाला करेंगे तो ऊपर वाला आप नहीं करेंगे। आपको ये सही आ रहे हैं तो आप इसको भर देंगे मैप को। ठीक है, एक इसमें आपको अपना रोल नंबर डाल देना है, यहाँ पर अनुक्रमांक, यहाँ पर अनुक्रमांक उसमें दिया रहता है, तो उसमें अनुक्रमांक आपको जरूर डालना है, जिससे आपको नक्शा आपका सुरक्षित रहे। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 21 का है जी। तो इसमें देखिए फ्रांसीसी समाज में महिलाओं का जीवन कैसा था, यानी फ्रांसीसी समाज था उसमें महिलाओं का जीवन कैसा था। देखिए फ्रांसीसी समाज, फ्रांसीसी क्रांति 1789 में हुई थी, ये क्वेश्चन आ सकता है परीक्षा में। उसमें महिलाओं की क्या स्थिति थी, तो आप देखिए फ्रांसीसी समाज 18वीं सदी में, 18वीं सदी के दौरान महिलाओं का जीवन बहुत कठिन था। ठीक है, यानी 18वीं सदी में जो फ्रांसीसी समाज था उसमें महिलाओं का जीवन बहुत ही कठिन था। उन्हें कई प्रकार की सामाजिक और आर्थिक समस्याओं का सामना करना पड़ा। यानी फ्रांस की बात हो रही है, 18वीं सदी में महिलाओं की स्थिति बहुत ही खराब थी। उन्हें कई प्रकार की सामाजिक और आर्थिक समस्याओं का सामना करना पड़ा। महिलाओं को शिक्षा और नौकरी के अवसर बहुत ही कम मिलते थे, यानी उनको शिक्षाओं का, पढ़ने लिखने का ज़्यादा अवसर नहीं दिया जाता था, उनको नौकरी करने का अवसर नहीं था। वे ज़्यादातर घरेलू उद्यमों में ही सीमित जगह, और उनके पास कोई राजनीतिक अधिकार नहीं थे, यानी उनके पास कोई राजनीतिक अधिकार नहीं थे, वो केवल घरेलू काम में ही लगी रहती थी। महिलाओं को अपने परिवार और समाज में किसी भी प्रकार का निर्णय लेने का अधिकार नहीं था। तो ये फ्रांसीसी समाज की बात हो रही है, 18वीं सदी की बात हो रही है, तो इसमें महिलाओं की स्थिति बहुत ही खराब थी। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं अगला देखिए, इसमें आप देखेंगे ये महिला, अगला प्रश्न है अथवा वाला, तो इनमें से कोई एक क्वेश्चन करना है आपको। ओलंपे दे गूज द्वारा तैयार घोषणा पत्र में उल्लेखित मूलभूत अधिकार लिखिए। ये महिला है, क्रांतिकारी महिला थी, क्या नाम था इसका, ओलंपे दे गूज। ठीक है, इसमें देखिए उत्तर क्रांतिकारी महिला ओलंप दे गूज, गूज यहाँ पे पूज हो गई है तो गूज है जी। ठीक है, 1748 से 1793 तक, यानी कि इनका जन्म 1748 में हुआ था और इनका निधन 1793 में हुआ था। तो इन्होंने, ये क्रांतिकारी महिला थी। तो इसके बारे में देखिए, फ्रांस की बात है जी। ओलंप दे गूज क्रांतिकालीन फ्रांस की राजनीतिक रूप से सक्रिय महिलाओं में सबसे महत्वपूर्ण थी, यानी सक्रिय महिला थी। और इसका नाम क्या था, ओलंप दे गूज। ये क्रांतिकारी, फ्रांस की क्रांतिकारी राजनीतिक रूप से सक्रिय महिलाओं में सबसे महत्वपूर्ण थी। उन्होंने संविधान तथा पुरुष एवं नागरिक अधिकार घोषणा पत्र का विरोध किया, क्योंकि उनमें महिलाओं को मानव मात्र के मूलभूत अधिकारों से वंचित रखा गया था। इसलिए उन्होंने 1791 में महिला एवं नागरिक अधिकार घोषणा पत्र तैयार किया, जिसे महारानी और नेशनल असेंबली के सदस्यों के पास यह मांग करते हुए भेजा कि इस पर कार्रवाई की जाए। इन्होंने देखी नेशनल असेंबली, वहाँ की जो सरकार थी, उनको एक घोषणा पत्र उन्होंने तैयार किया था और नेशनल असेंबली के सदस्यों के पास उसको भेज दिया गया था और कहा गया था इस पर कार्रवाई की जाए। सन 1793 में ओलंप दे गूज ने महिला क्लबों को जबरदस्ती बंद कर देने के लिए जैकोबिन सरकार की आलोचना की। उन पर नेशनल कन्वेंस
कन्वेंशन द्वारा देशद्रोह का मुकदमा चलाया गया। इसके तुरंत बाद उनको क्या फांसी पर लटका दिया। ये क्रांतिकारी महिला थी, फ्रांस की बात हो रही है। तो इसके बाद में इनको देशद्रोह पर का मुकदमा इस पर लगाया था, उसके तुरंत बाद इनको फांसी पर लटका दिया था। इसके बाद आप देखेंगे अगला प्रश्न है आपका क्वेश्चन नंबर 22। तो 22 में आप देखेंगे 2 क्वेश्चन दिए हैं, तो इनमें से कोई एक प्रश्न आपको करना है जो आपको अच्छे से याद है। तो उसमें देखिए पहला है आपका 22 नंबर का प्रश्न, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जी। लोकतंत्र बेहतर शासन प्रणाली क्यों है, समझाइए। तो देखिए उत्तर देखिए, लोकतंत्र, हमारा देश लोकतंत्र है। लोकतंत्र की परिभाषा आपने सुनी होगी। लोकतंत्र शासन का एक ऐसा रूप है जिसमें शासकों का चुनाव लोग करते हैं, ठीक है। इसमें देखिए इसकी भी ये पूछा गया है लोकतंत्र शासन बेहतर क्यों है। तो इसमें देखिए लोकतांत्रिक शासन पद्धति दूसरों से बेहतर है क्योंकि यह शासन का अधिक जवाबदेही वाला स्वरूप है, ठीक है। पहला पॉइंट हो गया। दूसरा पॉइंट है लोकतंत्र बेहतर निर्णय लेने की संभावना बढ़ाता है, ठीक है। यानी कि लोकतंत्र में क्या होता है, बेहतर निर्णय लेने की क्या करता है, संभावना बढ़ाता है। तीसरा है लोकतंत्र मतभेदों और टकरावों को संभालने का तरीका उपलब्ध कराता है। यानी लोकतंत्र में क्या आता है, मतभेद और टकरावों को संभालने का तरीका उपलब्ध कराता है। अगला है लोकतंत्र नागरिकों का सम्मान बढ़ाता है। यानी लोकतंत्र क्या करता है, नागरिकों का क्या बढ़ाता है, सम्मान बढ़ाता है। लोकतांत्रिक व्यवस्था में अपनी गलती ठीक करने का अवसर मिलता है। तो ये क्वेश्चन बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसको लोकतंत्र में लोकतंत्र बेहतर निर्णय लेने की संभावना बढ़ाता है। लोकतंत्र मतभेदों टकरावों को संभालने का तरीका उपलब्ध कराता है, नागरिकों का सम्मान बढ़ाता है और लोकतंत्र में अपनी गलती ठीक करने का अवसर मिलता है, ठीक है। इसके बाद आप देखेंगे अगला प्रश्न है आपका विशेषताएं जी। प्रश्न क्रमांक 22 लोकतंत्र की विशेषताएं। लोकतंत्र की विशेषताएं आपने पढ़ी होंगी। तो इसमें देखिए उत्तर डबल हो गया तो एक ही उत्तर है जी। इसमें देखिए उत्तर लोकतंत्र की विशेषता 4 विशेषताएं, हमारे जो किताब है बुक है उसमें लोकतंत्र की 4 विशेषताएं दी गई हैं। तो पहली विशेषता इसमें लोकतंत्र में अंतिम निर्णय लेने की शक्ति लोगों द्वारा चुने हुए जनप्रतिनिधियों के पास होनी चाहिए। यानी हमारी जो जनता चुनती है, प्रतिनिधियों का चुनाव करती है, यानी लोकतंत्र में अंतिम निर्णय लेने की शक्ति लोगों द्वारा चुने हुए प्रतिनिधियों के पास होनी चाहिए। दूसरा है लोकतंत्र निष्पक्ष और स्वतंत्र चुनाव पर आधारित होना चाहिए ताकि सत्ता में बैठे लोगों के लिए जीत हार के समान अवसर हों। यानी कि लोकतंत्र में चुनाव कैसे होना चाहिए, निष्पक्ष और स्वतंत्र होने चाहिए, ठीक है। अगला है लोकतंत्र में हर वयस्क नागरिक का एक वोट होना चाहिए और हर वोट का एक समान मूल्य होना चाहिए। यानी हमारे देश में मताधिकार की उम्र कितनी है, 18 वर्ष या इससे अधिक, ठीक है। तो इसमें लोकतंत्र में हर वयस्क, जो वयस्क व्यक्ति होता है उसका एक वोट होना चाहिए और हर वोट का एक समान मूल्य होना चाहिए, चाहे वो पुरुष हो या महिला हो या किसी वर्ग का हो, तो उसका सभी का एक मत होना चाहिए, एक वोट होना चाहिए। अगला क्वेश्चन पॉइंट है इसमें एक लोकतांत्रिक सरकार संवैधानिक कानूनों और नागरिक अधिकारों द्वारा खींची गई लक्ष्मण रेखाओं के भीतर ही काम करती है, ठीक है। तो ये भी अच्छा क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका जी निश्चित आना है। देखिए निर्धनता दूर करने के उपाय लिखिए, या निर्धनता के कारण आएगा या दूर करने के उपाय आएगा। ये निश्चित आपका क्वेश्चन 100% 4 नंबर में आना ही आना है। यानी कि 4 नंबर में या तो ये आएगा निर्धनता को दूर करने के, निर्धनता माने क्या होता है, गरीबी। निर्धनता के कारण आ सकता है, निर्धनता को दूर करने के उपाय आ सकता है। तो इसमें देखिए पूछा गया है निर्धनता को दूर करने के उपाय। तो इसमें क्या निर्धनता को दूर कैसे करेंगे हम, इसके उपाय हमें लिखना है। इसमें निर्धनता को दूर करने के उपाय निम्न है। पहला है रोजगार के साधनों में वृद्धि की जानी चाहिए, ठीक है। दूसरा है आर्थिक विकास में तेजी लानी चाहिए। तीसरा है परिवार कल्याण कार्यक्रमों में पर जोर देना चाहिए। चौथा है कीमत वृद्धि पर नियंत्रण रखना चाहिए। पांचवा है जनता को सिर्फ साक्षर नहीं शिक्षित करना चाहिए। तो इसमें देखिए निर्धनता यानी गरीबी क्या होती है, गरीबी की परिभाषा आप क्या कर, जो व्यक्ति
अपने जीवन की मूलभूत आवश्यकताओं को पूरा करने में असमर्थ होता है, उसे क्या कहते हैं, निर्धन कहते हैं। इसमें पहले रोटी कपड़ा और मकान था, लेकिन अब उसमें शिक्षा और स्वास्थ्य भी जोड़ दिया गया है, उसके बिना भी हमारा काम नहीं चल सकता। तो निर्धनता को दूर करने के लिए उपाय क्या करेंगे हम? रोजगार के साधनों में वृद्धि करना चाहिए, आर्थिक विकास में तेजी लाना चाहिए, परिवार कल्याण कार्यक्रमों पर जोर देना चाहिए और कीमत वृद्धि पर नियंत्रण करना चाहिए, यानी महंगाई पर। जनता को सिर्फ साक्षर नहीं, उसको शिक्षित बनाना चाहिए। ठीक है, इसके बाद में नेक्स्ट है, इसमें अथवा वाला क्वेश्चन भी है। देखिए ये भी अच्छा क्वेश्चन है, अथवा वाला। यदि आप ऊपर वाला कर रहे हैं, इसको करिए है आपने, तो आप फिर इसको नहीं करेंगे। ठीक है, दोनों में से कोई एक करना है आपको। तो इसमें देखिए इसका ये लास्ट क्वेश्चन है, अंतिम क्वेश्चन है आपका। तो इसमें सभी क्वेश्चन बहुत अच्छे क्वेश्चन है। इन प्रश्नों को आपको सही से अपनी कॉपी में इसको देख लेना है, वीडियो बनाना है, वीडियो को अच्छे से देखना है। ठीक है, जैसे अगला प्रश्न है आपका लास्ट, राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम 2005 की मुख्य विशेषताएं क्या हैं? तो इसमें देखिए मनरेगा, इसको कहते हैं शॉर्ट में मनरेगा। मनरेगा का पूरा नाम है महात्मा गांधी, यहाँ से देखिए महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम 2005। अधिनियम माने क्या होता है? कानून। यानी कि महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम पर कब पारित हुआ था? 2005 में। इसमें देखिए इसकी मुख्य विशेषताएं पूछी गई हैं इसमें प्रश्न में। तो क्या विशेषता है इसमें? इसकी विशेषता निम्न है। पहली विशेषता है मनरेगा के अंतर्गत ग्रामीण क्षेत्रों में गरीब परिवारों को, आप देख सकते हैं ग्रामीण क्षेत्रों में गरीब परिवारों को एक वर्ष यानी 365 दिन में कम से कम 100 दिन का रोजगार उपलब्ध कराया जाता है। यानी कि इसके अंतर्गत मनरेगा के अंतर्गत क्या होता है, जो ग्रामीण क्षेत्रों में गरीब परिवार होते हैं उनके लिए एक वर्ष में कम से कम 100 दिन का रोजगार उपलब्ध कराया जाता है। ठीक है, दूसरा है इस योजना के अंतर्गत यदि आवेदक को 15 दिन तक रोजगार नहीं मिलता तो उसे बेरोजगारी भत्ता दिया जाता है। यानी कोई आवेदक है, आवेदन किया, उसने काम करना चाहता है वो, लेकिन उसको 15 दिन के अंदर रोजगार नहीं मिलता है, तो उसको घर बैठे ही उसको बेरोजगारी भत्ता दिया जाता है। ठीक है, अगला पॉइंट है इसमें, इस योजना के अंतर्गत आप देखेंगे, इस योजना के अंतर्गत 4.78 करोड़ गरीब परिवारों को रोजगार उपलब्ध कराया जाता है। ठीक है, यानी 7.8 करोड़ यानी 7.4 लाख, वो 4 करोड़ 78 लाख गरीब परिवार के लोगों को रोजगार उपलब्ध कराया जाता है। इसके बाद नेक्स्ट है आपका लास्ट पॉइंट। इसमें देखिए इस योजना के अंतर्गत महिलाओं को 1/3 रोजगार सुनिश्चित किया जाता है। यानी जो 33% काम है वो किसको दिया जाता है? महिलाओं को दिया जाता है। तो इसमें देखिए क्या क्या दिया जाता है इसमें। मनरेगा के अंतर्गत गरीब परिवारों को एक वर्ष में यानी 365 दिन में 100 दिन का रोजगार उपलब्ध कराया जाता है। यदि आवेदन करने वाले को 15 दिन में काम नहीं मिलता है तो उसे क्या है? बेरोजगारी भत्ता दिया जाता है। तीसरा, इस योजना के अंतर्गत आप देखेंगे 4.78 करोड़ गरीब परिवारों को रोजगार उपलब्ध कराया जाता है। और इस योजना के अंतर्गत महिलाओं को 1/3 का मतलब 33% रोजगार महिलाओं को दिया जाता है। ठीक है, तो ये थी एक बहुत महत्वपूर्ण वीडियो। यदि आपको यह वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, अपने मित्रों के साथ शेयर करें। यदि आप मेरे चैनल को पहली बार देख रहे हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। और भी मेरे चैनल पर सामाजिक विज्ञान की वीडियो उपलब्ध हैं, तो मेरे चैनल पर जाकर अन्य वीडियो को भी आप देख सकते हो। धन्यवाद, सभी को मेरा नमस्कार, थैंक्स।